नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली शो में। और लास्ट वीक हमने देखा मार्केट में काफ़ी उथल-पुथल रही और पूरे हफ्ते मार्केट में जिगशॉ जैसा हमने देखा। कई बड़ी खबरें भी आई, बहुत बड़ी घटनाएँ भी हुई और उसकी वजह से बाज़ार में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन एक फैक्टर जो तकलीफ दे सकता है आगे जाते हुए, वो है बॉन्ड यील्ड और करेंसी। काफ़ी बॉन्ड यील्ड 7 के ऊपर चली गई है और करेंसी क्लोज टू 96 कह सकते हैं आप। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट था और कच्चा तेल भी $109 पे चल रहा है। तो ये मैक्रो पिक्चर अगर आप देखेंगे थोड़ी-सी दिक्कत वाली बात है। लेकिन मार्केट ने भी ऊपर-नीचे करके होल्ड किया है। हालाँकि सेक्टोरली देखेंगे तो काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। तो यहाँ से आगे का रास्ता क्या बनता है? बीच में एमफी का डेटा भी आया, तो एसआईपी को भी समझना चाहिए कि वहाँ से रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं। तो एक बार नज़र डालते हैं कि टोटल हम लोगों का जो स्टेटस है वो क्या है। तो 11 से 15 का वीक है, ये है पूरे इंडाइसेस का हाल। तो निफ्टी 2 सवा 2% गिरा है और सारे लगभग उसी रेंज में, लेकिन स्मॉल और माइक्रो में ज़्यादा गिरावट हुई और ये लास्ट 2 दिनों में हुई है, थर्सडे और फ्राइडे को। पहले 3 दिन ठीक थे। तो क्या ये माना जाए कि रिटेल ने काफ़ी पैसा बना लिया, वो थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक कर रहा है? और आईटी आउट ऑफ द ब्लू नहीं था। एक बड़ी खबर आई कि ओपन एआई ने एक नई कंपनी बनाई है टुमारो नाम से, वो वही काम करेगी जो टीसीएस और इन्फोसिस करते हैं। उस खबर के बाद से पूरे सेक्टर में 3 दिन तक धुलाई होती रही और फाइनली देखिए इंडेक्स जबरदस्त गिरा है और बड़े-बड़े स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो इसको कैसे समझा जाए? इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो एफआईआईज़ हैं, वो लास्ट 2 डेज़ में बायर हो गए। हालाँकि नंबर बहुत बड़ा नहीं है, थर्सडे को तो 187 करोड़ था, लेकिन फ्राइडे को काफ़ी बड़ा नंबर दिख रहा है। और फ्राइडे को डीआईज ने बेचा। इसका क्या मतलब है? इसको कैसे समझे? तो इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए मेरे मन में 3 सवाल उठे। पहला प्रश्न ये उठा कि अर्निंग सीजन कैसा गया? अब ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं। दूसरा जो एमपी का डेटा आता है, म्यूचुअल फंड का डेटा जो है, वो क्या कह रहा है? उससे क्या ड्राइव करना चाहिए? और क्या डेब्ट की तरफ पैसा जा रहा है क्या, या ईयर एंड था उसकी वजह से था? वो भी एक्सप्लेन होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ गए हैं, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़ गए हैं, कच्चा तेल 109 पे चल रहा है ब्रेंट, और डब्ल्यूपीआई 8.3% आया, विच इज वेरी वेरी हाई। तो इन तीनों प्रश्नों को समझने के लिए चलते हैं सीधे सुनील सर के पास। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपके गाइडेंस में और आपकी मदद से हमने एक वो माइलस्टोन होता है जो 1 लाख सब्सक्राइबर वाला, उसको पार किया। और इसमें सर आपका ही कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ, क्योंकि लोग बहुत हमारा ये शो पसंद करते हैं और आपको डिमांड करते हैं कि जल्दी जल्दी उनके शो करते रहिए। सो थैंक यू सो मच। ऑडियंस की तरफ से मैं आपसे बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। थैंक यू एंड बहुत बधाई आपको और व्यूअर्स को भी, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली पसंद किया है जो आप पेश कर रहे हैं। पूरे हफ्ते का शो में देख रहे हैं आप, टेक्निकल भी करते हो, फंडामेंटल भी करते हो, बुक का सेशन भी करते हो, मैक्रो का भी करते हो। तो आई थिंक आपकी तरह जो एक वाइड रेंजिंग होता है और कोई प्रेशर नहीं होता है टीआरपी का, इसका कोई प्रेशर के बिना एक जेन्युइन व्यू पेश करना। और डिसएग्रीमेंट्स हो सकती है और एक हफ्ते वो एक कहेंगे, दूसरे हफ्ते बाद ऑपोजिट भी कहेंगे, तो दरअसल असलियत होता मार्केट। तो वो असलियत को पेश करना सबसे मैं समझूंगा आपकी खासियत है आपकी शो की, और वही जारी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं आपको दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल सर, थैंक यू। और मेरा तो बस मकसद ये है कि आपका प्लेटफॉर्म है, आप जो बोलेंगे, जितनी देर तक बोलेंगे मैं उसको दिखाऊंगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है, थॉट पूरे आने चाहिए। सो सर, अब पहले सवाल से लें कि ये अर्निंग सीजन कैसा लगा आपको? बिल्कुल, एक्चुअली अर्निंग सीजन उम्मीद से बेहतर थी, जैसे नंबर्स देखेंगे आप। और बिफोर वी गो टू द अर्निंग्स, ये उम्मीद इस क्वार्टर की अर्निंग्स में बहुत कम थी, ये याद रखने की जरूरत है, राइट, मार्केट को, क्योंकि वॉर फरवरी 28 को शुरू हुई थी और इसलिए सब लोगों ने सोचा कि एक पूरा महीने का इम्पैक्ट दिखेगा तो थोड़ा बहुत हलचल मचेगा अर्निंग्स में। मगर एक्चुअल रियलिटी मैंने रियलाइज किया भी क्या है कि बहुत से कंपनियों की फरवरी में जो स्टॉक था रॉ मटेरियल का, वो मार्च में ज्यादातर उन्होंने इस्तेमाल किया। इसलिए ये अर्निंग्स अच्छी दिख रही है, मगर ये गारंटी नहीं है कि अगली क्वार्टर की अर्निंग्स भी इतनी अच्छी दिखे, क्योंकि मार्च में जो हाई महंगे हुए क्रूड रिलेटेड को चीजों को खरीदा है, उसका पूरा असर आपको Q1 में दिखेगा। तो इसीलिए अर्निंग्स अच्छी है, वही मैं बताने वाला हूं। मगर एक वैल्यूएशन का भी मैंने स्लाइड डाला है,
उसमें विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट आपको लेना है, बिकॉज इस अर्निंग से वो वैल्यूएशन फॉरवर्ड का आपको जल्दबाजी करके नहीं लेना है, सावधान रहने का है। तो उस बेसिस पे चलते हैं। तो अब तक क्या है कि जैसे आपने कहा दिग्गज कंपनियों में बाय एंड लार्ज आपको एक मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज की आ गई है लार्ज कैप। तो यहाँ पे मैंने एम्फी का क्लासिफिकेशन यूज किया है, और इसका कारण मैं बताऊं, आई नो लोग निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं और मिड कैप इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, मगर मैं क्या कर रहा हूँ इसको क्यों ट्रैक करता हूँ, बिकॉज फंड मैनेजर इस हिसाब से खरीदते हैं। तो उनके लिए लार्ज कैप टॉप 100 होता है, उनके खाली निफ्टी 50 नहीं है, राइट। तो इसलिए मैं फंड मैनेजर रहा हूं, तो इसीलिए मेरा भी सोच उसी के ऊपर जाता है। तो मेरे लिए लार्ज कैप तो टॉप 100 स्टॉक होते हैं, नॉट द 50 ऑफ द निफ्टी 50, राइट। तो उस हिसाब से देखें तो बाय एंड लार्ज आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी आ गई है लार्ज कैप, और मिड कैप में अराउंड 80 to 90% आ गई है, और स्मॉल कैप में अभी थोड़ी बाकी है, मगर क्वार्टर ऑफ द कंपनीज शायद 1-2 हफ्ते में वो भी आ जाएंगी, राइट। तो एक पिक्चर बना सकते हैं अभी वो स्थिति, इसलिए हमने सब डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे तो ये है आपको टॉप लाइन ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। तो लार्ज कैप को देखिए, पहले उम्मीदें थी कि 12 से 14% इस साल का अर्निंग्स बढ़ेगा, कई ब्रोकर्स ने वॉर के पहले ऐसे दिखाया था। तो ऑलरेडी आपको दिख रही है यहाँ पर कि रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में ही है। तो लार्ज कैप क्षेत्र से, और ये मैं बता रहा हूँ कि ये क्वार्टर फोर की बात है। Q1 में क्या ये रिपीट हो सकता है, सोचने की बात है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लाइड कंप्रेशन दिख रहा है, मगर स्टेबल है, जैसे लार्ज कैप की होनी चाहिए, स्टेबल है। मिड कैप में देखे तो सरप्राइज, रेवेन्यू ग्रोथ से दुगना से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ। ये उनकी जो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं ना, तो थोड़ा सेल्स बढ़ता है तो प्रॉफिट ज्यादा बढ़ती है। ये मिड कैप स्मॉल कैप की खासियत माइक्रो कैप की है, और क्लियरली वो दिख रहा है कि सेल्स थोड़ी भी बढ़े बट प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता है, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट को इजीली कवर किया जाता है, राइट। तो मिड स्मॉल माइक्रो तीनों में देखिए जबरदस्त अर्निंग्स की प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है, राइट। 29, 36, 42% प्लस, मगर और यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है प्रॉफिट मार्जिन। तो एक्चुअली इसको देखकर हम समझेंगे अरे इकोनॉमी की हालत तो ठीक है, क्या वरी का क्या कारण है। जैसे इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया था कि रॉ मटेरियल क्रूड का जो इम्पैक्ट है और करेंसी वीकनिंग का जो भी इम्पैक्ट है, ये पूरा इस क्वार्टर के अर्निंग्स में नहीं दिखा है, क्योंकि उनका फीफो होता है अकाउंटिंग मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फरवरी में माल खरीदा तो उसी को अकाउंट करेंगे मार्च के महीने में, मार्च में जो खरीदा उसको अप्रैल में अकाउंट करेंगे, राइट। तो ये सावधानी रखें, बट एज इट इज मार्केट को एक खुशखबरी मिली। और खास करके मैं ये बताना चाहूंगा कि ये डेटा रिटेल और HNI को दिखता है, और वो बहुत खुश होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, आपने दिखाया कि इस हफ्ते का अर्निंग्स में अपना मार्केट परफॉर्मेंस में अपने उतना अच्छा नहीं किया, और आपने भी बताया कि वो 2 दिन की बात है, राइट। तो उन 2 दिन में क्यों हो वो बाद में आते हैं हम, मगर आप अगर 2 दिन पहले चले जाते हैं और देखते हैं 1 महीने का रिटर्न या 1 साल का रिटर्न, मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त रिटर्न आई थी। और उसका कारण था आप कि देखो कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो हर दिन 2:1, 2.5:1, 3:1। तो ये अर्निंग्स के आने के बाद अप्रैल महीने से रिटेल और HNI बहुत उत्साहित हो गए हैं ये अर्निंग्स को देखकर, और स्टॉक्स को खरीदने लगे हैं। तो ये होगा क्योंकि मार्च में करेक्शन था, उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी वो रेड देख रहे थे करेक्शन, तो यही स्टॉक में अर्निंग्स अच्छी गई तो एवरेज करने लगे। तो क्लासिक क्या है कि ये डेटा को रिटेल और HNI ने बहुत टू हार्ट ले लिया और जम के खरीदारी शुरू कर दी, राइट। गलती करी क्या? गलती करी दिल में ले लिया। गलती क्यों मैं कर रहा हूं ये कि अब एक बार आपने अच्छा सवाल पूछा, उसका जवाब अभी दे देता हूं। अब Q1 की अर्निंग जरूर इससे कम आएगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फुल वॉर का इम्पैक्ट। मगर अगर Q1 की आने के वक्त में वॉर खत्म हो जाता है, तो फिर मार्केट इसको भूल जाएगी कि अरे Q1 तो
वो बुरा नहीं बात है, आने वाले दिन में छोटे। तो मैं मार्केट के एक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। अर्निंग जरूर इससे कम आएगी, मगर शायद मार्केट उछाल में जाएगी कि और वॉर बंद हो गया तो रिलीफ रैली के पर वो पुराने अर्निंग्स को भूलकर आगे वाले अर्निंग्स के बारे में सोचने लगेंगे। इसलिए मार्केट बहुत एक अनप्रेडिक्टेबल एनिमल है। तो ये कहना कि अगले क्वार्टर की अर्निंग से मार्केट गिरेगा, ये सही नहीं है। उस दिन की स्थिति देखकर बताते हैं, मगर जरूर अर्निंग्स के ऊपर क्रूड एंड उस प्राइसेस का इंपैक्ट Q1 में आपको दिखेगा। बस वही कहना चाह रहा था मैं, राइट। और अब यहां से अगर जाए तो सेक्टर वाइज, और आप रीजनेबली कोरिलेट कर सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट बाय रिटेल एंड HNI विद द परफॉर्मेंस ऑफ द अर्निंग्स। तो ऑटो एंसिलरी में अच्छा आपको रॉन्ग रिकवरी था और मार्केट में भी परफॉर्मेंस दिया। कैपिटल गुड्स का भी बहुत अच्छा नंबर आया क्योंकि एक्सिक्यूशन बहुत अच्छा था इस पर, तो वो विन है। बैंकिंग PSU में रिडक्शन इन क्रेडिट कॉस्ट, स्लिपेजेस और नंबर्स अच्छे आए। बैंकिंग प्राइवेट में नेम स्टेबल थे बट ग्रोथ उतनी नहीं थी। देखो वो नंबर में दिख रहा है आपको कि प्रॉफिट ग्रोथ PSU का 18 to 20% था, पर प्राइवेट बैंक का 14 to 60% ही था, राइट। तो वो दिख रहा था। FMCG में देखिए कूलिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, क्यों मैं बता रहा हूँ कूलिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये मार्च की बात है, मार्च के, यस वही कह रहा था। तो सबके रॉ मटेरियल कॉस्ट कम आए थे और हैरान की बात थी, क्या यार वॉर चल रहा है ये काम कम। फिर रियलाइज किया लोगों ने कि ये पुराने स्टॉक का यूज हो रहा है। तो इसीलिए कूलिंग रॉ मटेरियल ने एक्चुअली FMCG के लिए हेल्प किया। अब अगले क्वार्टर में फूड प्राइसेस, आपकी इन्फ्लेशन की डेटा दिखाई कि फूड प्राइस भी बढ़ गए हैं और उनके लिए सोप में तो क्रूड का डेरिवेटिव होता है जो FMCG प्रोडक्ट में, तो मार्जिन के ऊपर उधर भी आपको दबाव दिख सकता है इन नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। फार्मा था, US प्राइसिंग का एक स्टेबिलिटी था, मगर हाई R&D स्पेंड सब लोगों ने अभी, स्पेशली ये सेमाग्लूटाइड की जो वेट लॉस ड्रग्स है वहां पे जम के सब उतरे हैं, तो R&D बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, तो वो थोड़ा प्रॉफिट को उसने दबा दिया। तो देखिए अब प्रॉफिट ग्रोथ इज लेस देन सेल्स ग्रोथ इन द केस ऑफ फार्मा, बिकॉज निवेश कर रहे हैं। तो मैं ये अच्छी बात समझूंगा, तो मैंने लिखा है न्यूट्रल, पर R&D का खर्चा अल्टीमेटली पे ऑफ हो जाएगा ना, तो वो अच्छा खर्चा है मेरे ख्याल में, वो अच्छा खर्चा है। जैसे प्राइवेट कंपनी कैपेक्स करती है वैसे फार्मा कंपनी के लिए R&D होता है खर्चा, जो उनको एक मॉडर्न लेवल पे कम्पीट करना है, तो ये R&D का खर्चा जरूरी है। तो मुझे लिए ठीक है, वो R&D के कारण प्रॉफिट घट गया तो ठीक है। IT सर्विसेज तो डिसअपॉइंटमेंट थे। देखिए उधर 0 to 2% की प्रॉफिट की ग्रोथ, यस। तो सबको पता है पिटाई भी हुई है कि इसके ऊपर उधर AI का भी आपको हवा चल रहा है, राइट। तो वो जरूर IT एक डिसअपॉइंटिंग सेक्टर रहा है इस क्वार्टर की अर्निंग्स के तौर पर। और कमोडिटीज में क्या हुआ कि देखिए एक्चुअली ऑयल इज अ कमोडिटी, ऑयल के प्राइस बढ़े, मेटल इज अ कमोडिटी बढ़े, पर फिर भी देखिए तो प्रॉफिट मार्जिन उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि एनर्जी का कॉस्ट जो प्रोडक्शन में होता है और लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उनके प्रॉफिट को अफेक्ट कर दिया। दो उनकी सेलिंग प्राइस बढ़ी थी बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्राइसेस कमोडिटी के, बट प्रॉफिट मार्जिन में उतना नहीं दिखा। 12 to 14% ठीक है, इट्स ओके, डिसेंट, बट वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लगाड़ मैं समझा रहा, ठीक है। तो ये है अर्निंग्स की स्नैपशॉट। तो जैसे मैंने कहा ये क्वार्टर की अर्निंग्स से अब ये है वैल्यूएशन करंट प्रिवेलिंग। तो लार्ज कैप का ट्रेलिंग P 23 है, मिड कैप 150 का है, ये 34 है, स्मॉल कैप का 29 है और माइक्रो कैप एंड अदर्स का 31 है, ठीक है। अब इसको दो चीज होते हैं, हर व्यक्ति में 1 ईयर फॉरवर्ड PE को कैलकुलेट करते हैं, उसमें सेकंड कॉलम पे जो है उसमें बाद में आते हैं। पहले इसका कंपैरिजन होना चाहिए 5 ईयर एवरेज और 10 ईयर एवरेज से। तो अभी भी सभी इंडेक्स ट्रेलिंग PE के बेसिस पे महंगे हैं कंपेयर टू 5 ईयर और 10 ईयर, क्योंकि बहुत मैंने सोशल मीडिया में देख रहा था कि बहुत लोग कह रहे हैं अरे वैल्यूएशन अभी सस्ते हो गए, रीजनेबल हो गए, ये वो फलाना। अरे बस जब आप कंपेयर करते हो आपको ट्रेलिंग टू ट्रेलिंग कंपेयर करना है ना। लोग गलती क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड टू ट्रेलिंग कंपेयर कर रहे हैं, राइट।
ईयर फॉरवर्ड को लेकर 5 साल का ट्रेलिंग से कंपेयर कर रहे हैं। आइडियल कंपैरिजन क्या होगा, हर साल की फॉरवर्ड क्या थी, वो पुराने डेटा, क्या है वो डेटा मिलता नहीं है कहीं पे कि 5 साल के पहले 1 ईयर फॉरवर्ड पी क्या थी और हर साल का 1 ईयर फॉरवर्ड का एवरेज करें तो 1 ईयर फॉरवर्ड से आप कंपेयर कर सकते हो। बट ये आज फॉरवर्ड को लेकर आप ट्रेलिंग से कंपेयर करके सस्ता बता रहे हैं, ये गलत है, राइट। ट्रेलिंग टू ट्रेलिंग अभी भी वो प्रीमियम में चल रही है मार्केट, नंबर 1 पॉइंट। 1 ईयर फॉरवर्ड पी की देखिए, आप फॉरवर्ड पी बहुत सस्ता लग रहा है ना, देखिए ना, लार्ज कैप का 23 से 19, मिड कैप का 34 से 26, स्मॉल कैप का 28 से 21 और माइक्रो कैप का 30। तो ये सोच रहे बहुत सस्ता हो गया मार्केट। अरे भाई ये क्या है, ये इस क्वार्टर की अर्निंग्स को लेकर इस साल की अर्निंग्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अरे भाई अगले क्वार्टर की अर्निंग्स को देखो ना, फिर ये सब रिवाइज हो जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट को वो उसी होता है ना, वो कंप्यूटर करती है कैलकुलेशन, लेती है पी को, लेती है अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करती है, इस साल क्वार्टर का अर्निंग्स है तो एक साल के लिए प्रोजेक्ट करती है, फिर पी कैलकुलेट करती है। तो ये बहुत डेंजरस है, इस 1 ईयर फॉरवर्ड पी को लेकर मार्केट सस्ता बन गया, लॉन्ग टर्म एवरेज से ये हो गया फलाना फलाना कहकर। बात है कि सही गणित फॉरवर्ड पी का होगा अगले क्वार्टर के बाद, जब वॉर का इंपैक्ट दिखेगा, राइट, और फिर वॉर के इंपैक्ट से आगे वाली फ्यूचर कैसी दिख रही है। अगर वॉर खत्म हो गया तो डिफरेंट, वॉर खत्म नहीं हुआ तो और भी एक अनसर्टेनिटी बिल्ड होगी। तो मेरा यही सलाह है सबको कि ये जल्दबाजी करके वैल्यूएशन के तौर पर मार्केट सस्ता हो गया, सस्ता हो सकता है अगर ये अर्निंग्स सच में हो सकती है, क्या हो सकती है देखने वाली चीज है, मगर Q1 के नंबर जरूर आके आपको इस क्वार्टर के अर्निंग्स से कम ही आएंगे। तो कितनी कॉन्फिडेंस से आप यही अर्निंग्स का फोरकास्ट लेकर ये फॉरवर्ड पी के ऊपर बैठोगे, राइट। इट्स अ फूड फॉर थॉट। बट क्या हो रहा है मार्केट में प्रेशर है बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी। जब एम्प्टी फ्लोज पे आएंगे देखेंगे, अभी भी 30-40 हजार करोड़ फंड मैनेजर्स को मिल रहे हैं पैसा, तो खरीदना पड़ रहा है ना। ये वैल्यूएशन का कुछ लेना नहीं, इंटर से वैल्यूएशन में शायद उनका कुछ हो सकता है, यानी ये सेक्टर का ज्यादा कम, वो कंपैरिजन से करना ठीक है, बिकॉज ओवरऑल सबकी डी रेटिंग होगी अगले क्वार्टर में, मगर रिलेटिव डी रेटिंग थोड़ी कम होगी क्योंकि फंड मैनेजर्स थोड़ा दिमाग लगा के वो लेंगे, राइट। तो ये बात मन में रखना चाहिए कि फंड मैनेजर ये फॉरवर्ड पी से जाकर अपना काम नहीं करते हैं। फंड मैनेजर पहले एक डिस्काउंट लगाएंगे इसको Q1 का, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं, अरे सब फंड मैनेजर तो मुझसे और स्मार्ट है यार, और वो इन द मार्केट है, मेरे तो रिटायर हो गए साल हो गए, तो इन द मार्केट है, तो उनको ये बिल्कुल पता है। मगर दो चीज है इसमें, एक वो करेक्ट करेंगे इस वैल्यूएशन को उनके हिसाब से कि Q1 का क्या इंपैक्ट हो सकता है करके, थोड़ी बहुत एक गणित करके वो रिकरेक्ट करेंगे, वो इस नंबर को लेके नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, फंड मैनेजर भी स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में ये एक साल से कुछ लेना देना उनको नहीं है, वो स्टॉक खरीद रहे हैं 3 से 5 साल के लिए है, तो वो एक्चुअली खाली 1 ईयर की अर्निंग्स को फोरकास्ट नहीं करने की कोशिश करेंगे, वो 3-5 साल का अर्निंग को फोरकास्ट करेंगे, फिर डिस्काउंट करके आज की क्या वैल्यू होनी चाहिए फिर वो खरीदारी करते हैं। तो ये 1 ईयर फॉरवर्ड पी एक मार्केट के लिए एक फुल टॉस बॉल है जो सब मारते हैं, इधर लेफ्ट राइट मारते हैं उसको, ओके। बट एक्चुअली वेरी फ्यू फंड मैनेजर्स, परहैप्स लार्ज कैप में थोड़ा हो सकता है कि एक साल का आउटलुक से कोई लार्ज कैप स्टॉक को खरीद दिया, हो सकता है, ऐसा कि नहीं कि लार्ज कैप को भी 3-5 साल के लिए देखते हैं, नहीं हो सकता है, मगर उसको छोड़कर ब्रॉडर मार्केट में ये एक साल की फॉरवर्ड अर्निंग से कुछ लेना देना नहीं है, उसको चाहिए 3 साल में ये कंपनी आज की दाम को जस्टिफाई करेगी कि नहीं। तो एक साल में उसका 40 पी भी हो सकता है उस स्टॉक का, मगर 3 साल में वापस 20 को हो सकता है, बिकॉज उसकी कैपेक्स के कारण आज उसकी प्रॉफिट्स दब गई है, और कैपेक्स जब 2 साल के बाद किक इन होगा, सेल्स बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली अर्निंग्स का एक वी शेप्ड रिकवरी होगा। मगर वो कंपनी के बारे में वही जानता है क्योंकि वो डिस्कस करके रखता है, तो ये इंडेक्स के बारे में लेकर ये देखना भी कुछ गलत है, देख रहे हैं इंडेक्स वाइड, ये वेरिएशन भी बहुत वाइड होगा इंडेक्स के अंदर,
निफ्टी मिड कैप 150 में, हर 150 का स्टॉक ले, किसी का 60 पे होगा, किसी का 10 पे भी हो सकता है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग जब ये सोशल मीडिया और चैनल्स में चलता है वैल्यूएशन की बात, आप उसको राइट, एक कान में लेकर दूसरे कान से छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए बस सर। ये तो मतलब आंखें खोल देने वाले एनालिसिस है ये, कि अभी भी मार्केट किस तरह से महंगा है वो देखिए। अच्छा तो हम लोग जो पिछले हफ्ते डिस्कस कर रहे थे कि ये खरीद कौन रहा है, तो इन्वेस्टर है कि ट्रेडर, मतलब तो ट्रेडर ही खरीद रहे थे सब, अब बेच के निकल लेंगे। क्योंकि माइक्रो कैप देखिए 46% के प्रीमियम है अभी भी, माय गॉड, ह्यूज। तो यही है। इसका मतलब ये 2026 वेट एंड वॉच वाला साल है क्या? देखिए 2026 में वेट एंड वॉच काय को, बिकॉज आपको 26 में रिटर्न चाहिए क्या? आप 26 में निवेश करेंगे तो रिटर्न तो अगले साल मिलेगा। नहीं, वेट एंड वॉच मतलब कि अगला क्वार्टर तो कम से कम देखेंगे यार रिजल्ट कैसे आ रहे हैं Q1 के, फिर थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा। फिर बिकॉज ये असली सिचुएशन नहीं है ना आज। ये Q1 के जो Q4 के अर्निंग्स कोई असलियत को नहीं बता रहे हैं आपको। यस, बिल्कुल तो सही बात। वही मैं कह रहा हूँ, बस वही चीज है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अर्निंग सीजन अच्छी रही, अच्छा रहा, तो मार्केट को एक शांति मिली कि बहुत नहीं है, मगर और इसके कारण रिटेल और HNI ने भी बहुत जम के पैसा डाला है मार्केट में। DIS थोड़ी सावधान रहकर सोच सोच के इन्होंने डाला है। याद होगा आपको, हर दिन में किसी दिन उन्होंने डाला, नहीं डाला, नहीं डाला। DIS अर्निंग्स फिर देखकर उन्होंने खरीदा जो उनको लग रहा है कि सस्टेनेबल ग्रोथ है। देखिए फॉर एग्जांपल बैंकिंग की देखिए, फिर एक मिनट वो प्रीवियस लाइन में जाए, वो सेक्टर वाला। अभी इसमें बैंकिंग में वॉर का कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा ना, राइट, तो उसका कोई रॉ मटेरियल वॉर संबंधित नहीं है उधर, राइट। तो उसमें उसका एक जो आप देख सकते हैं कि कैसा होगा ट्रेंड, तो उसकी खाली क्या क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, और क्रेडिट ग्रोथ जरूर बढ़ेगी। उसके कारण क्या है, सिंपल सी बात है, हर कंपनी जिसका तेल रिलेटेड इंटरमीडिएट्स इनपुट कॉस्ट में है, तेल का तो 50% बढ़ गया है दाम, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 50% बढ़ गई ना। ट्रू, सीधी बात है। और IOC लीजिए, IOC तो खरीद रहा है, उसको वर्किंग कैपिटल लिमिट चाहिए, तो उसका डबल हो गया लिमिट, तो क्रेडिट ग्रोथ रहेगी। तो इसलिए बैंकिंग में आप अगले क्वार्टर के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इससे नहीं देख पाएंगे, बिकॉज उसका कोई क्रूड रॉ मटेरियल कॉस्ट उनके P&L को अफेक्ट नहीं करता है। तो वैसे ही देखने, ऑटो एंसिलरी में तो पेंट से लेकर टायर से लेकर सब आपको क्रूड रिलेटेड है, राइट, वो भी है। और फिर FMCG जो मैंने बताया, गेहूं से लेकर सोप के अंदर क्रूड के डेरिवेटिव जाते हैं, उसमें तो है इनपुट कॉस्ट, राइट। IT सर्विसेज का कुछ लेना देना नहीं है, वो तो अलग डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। और कमोडिटीज ऑटो में आपको एक चैनल चेक बताता हूँ। ऑटो में मेरे एक दोस्त ने गाड़ी बुक की, थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है, मतलब 25-30 लाख वाली। वो गाड़ी बुक करे हुए उसको 5 महीने हो गए, डिलीवरी नहीं मिल रही, और वो मुंबई के 2-3 डीलरों के यहाँ बदल बदल के जा चुका है। तो उसने मुझसे कहा, तो मैंने पता किया कि भाई क्या रीजन है। तो रीजन ये निकल के आ रहा है कि उसमें जो कलपुर्जे लगते हैं ऑटो पार्ट्स, वो सप्लाई डिसरप्टेड है, तो बनी नहीं पा रही गाड़ी वो। अब ये बात मीडिया में आती नहीं कि भैया ये आने वाले समय में दिक्कत होगी, क्योंकि सप्लाई डिसरप्टेड है। कुछ पार्ट्स जर्मनी से आने हैं, कुछ पार्ट्स कहीं से आने, तो वो आ ही नहीं रहे, क्योंकि वो लोग भेज नहीं रहे, उनको खुद की अपनी जरूरत तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनको। तो ये धीरे धीरे हमें लगता है सप्लाई डिसरप्शन से ऑटो कंपनीज पे बढ़ेगा, और वो फ्रंट लाइन ऑटो कंपनी है। अच्छा, तो ये मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो आप कह रहे हैं ना, वो इम्पैक्ट आएगा ऑटो इंडस्ट्री में खास तौर पे। तो चलते हैं, अभी तो ये हो गया अर्निंग्स की और वैल्यूएशंस की बात। अब आते हैं इक्विटी फ्लोस में। आपने एक सवाल उधर डाला था, उसको पहले मैं टैकल कर रहा हूँ, क्या डेट में पैसा जा रहा है? नहीं, डेट में नहीं जा रहा है, बिकॉज डेट की जो बात है, जैसे आपने हिंट किया था कि मार्च में कॉर्पोरेट्स और बैंक्स म्यूचुअल फंड से पैसा निकालते हैं। मार्च एंड को कोई बैंक भी उतना ज्यादा म्यूचुअल फंड में मैंने डाला पैसा दिखाना नहीं चाहता है। सिमिलरली वो कॉर्पोरेट्स को भी बैंक से दबाव आता है कि हमारी डिपॉजिट ईयर एंड के लिए, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के लिए डिपॉजिट तरह दे दो हमें करके जो प्रेशर डालते हैं, तो म्यूचुअल फंड से रिडीम कर बैंक में डिपॉजिट के तौर पर डाल देते हैं। तो इसीलिए आपको मार्च में डेट गिरता है,
और अप्रैल में भयंकर बढ़ता है, और ये हर क्वार्टर की बात है, खाली सालाना एंड की नहीं, हर क्वार्टर में ये होता है। तो इसमें अप्रैल का डेट के डेटा से कुछ नहीं हुआ, और लोग ना देखिए अगर डेट में जा रहे हैं तो हाइब्रिड में पहले जाएंगे, और मेरे पास हाइब्रिड का स्लाइड है, वो दिखाता है कि वो हाइब्रिड में नहीं जा रहे हैं उतना ज्यादा एक्चुअली तो दिखाता हूँ। बट पहले ये इक्विटी के देखे तो फर्स्ट कॉलम अप्रैल का डेटा है और सेकंड कॉलम मार्च का डेटा है, और नीचे टोटल है। तो अप्रैल में 38,000 करोड़ इन्फ्लोज, नेट इन्फ्लोज आए प्योर इक्विटी फंड्स में, पिछले महीने 40,000 करोड़, तो ज्यादा खाली 5% का गिरावट। 5%। तो अभी सॉलिड है म्यूचुअल फंड, लोगों की जो आउटलुक है वो उसमें कोई बदलाव नहीं है। और अगले स्लाइड में 1 मिनट जाएंगे तो ये एसआईपी का भी फ्लैट है, कोई ड्रॉप नहीं है, 31,000 कंपेयर टू 32,000, खाली 3% का ड्रॉप है। तो एक रिटेल, तो मैं क्यों बता रहा हूं इसमें कि देखिए ये मैं एक कोरिलेशन आपको बताता हूं, बाद में उसको डिस्कस करेंगे शायद, कि पब्लिक को अभी तक महसूस नहीं हुआ कि ये वॉर हमारे लिए भारी पड़ सकता है, चाहे वो देश हो, देश की अर्थव्यवस्था हो या स्टॉक मार्केट को हो, नहीं, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ाए नहीं गए थे। तो पब्लिक को लेना देना है, अपनी आम जिंदगी में मुझे कुछ इंपैक्ट कर रहा है, अरे बाहर वाली तेल कितने भी जाए, मेरी पेट्रोल की दाम बढ़ी नहीं टिल यस्टरडे, ओके। तो इसलिए वो एक शांति के माहौल में है, इसलिए इक्विटी की फ्लोज भी अच्छे हैं, रिटेल का स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, ऑटोमोबाइल की सेल्स भी अच्छी चल रही है, किसी के मन में ये नहीं आया है कि मैं दुविधा में हूं। अब ऑफकोर्स पेट्रोल प्राइस हाइक हुआ है, वो दुविधा बाद में आते हैं, मगर अब तक महसूस नहीं हुआ, इसलिए आपको इक्विटी के फ्लोज भी स्ट्रांग है, क्योंकि 2 महीने पहले ये 30,000 पे थी, पिछले महीने ही 40,000 हुई, और अभी वो करीबन 40,000 के करीब है, स्ट्रांग है। सेकंड बात, कहां डाल रहे हैं पैसा, तो मंथ ऑन मंथ फ्लोज, पहले देखिए वो कलर वाला स्लाइड देखिए, कॉलम देखिए, मल्टी कैप में 27% की बढ़त। सर मुझे याद है आपने 2 हफ्ते पहले कहा था, मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी को डालना तो आपने कहा मल्टी कैप में डालना चाहिए, और एग्जैक्टली वो नंबर देखिए 28% की ग्रोथ है। करेक्ट। और फिर आप देखें उधर की फोकस, ये सब छोटे हैं, बड़े देखिए लार्ज कैप में 15% का ड्रॉप है कंपेयर टू लास्ट मंथ, बट दैट्स ओके। और फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में 8 और 9% की बढ़त। तो मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में देखिए लोग पैसा और डाल रहे हैं, यानी उनको कॉन्फिडेंस है इंडियन इकोनॉमी की फ्यूचर, इंडियन स्टॉक मार्केट के फ्यूचर में पैसा जम के डाल रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर दिखा रहा है, और रिटेल निवेशक एक रिटेल आम जनता भी है ना, उसी का स्पिलओवर यहां पर दिख रहा है। तो एक्चुअली कॉन्फिडेंस वही है, इक्विटी मार्केट में भी दिख रहा है, म्यूचुअल फंड फ्लो भी दिख रही है। तो ये वो स्लाइड देख लिया हमने। फिर आप लास्ट कॉलम में आइए, कहां जा रहा है ये पैसा, ये मंथ ऑन मंथ देख लिया चेंज, बट पैसा कहां जा रहा है, 26%, 1 in 4 रुपीज गोइंग टू फ्लेक्सी कैप, जहां पे फंड मैनेजर कभी भी डाल सकता है। और फिर लार्ज एंड मिड कैप का 12 और मल्टी कैप का 10, यानी फंड मैनेजर के हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, कहां डालूं पैसा, 26 + 12 38 + 10 48, आधा पैसा फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। बाय एंड लार्ज मल्टी कैप में कम है फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज मिनिमम 25 आपको डालना है इसमें, बट मार्केट में चॉइस ये लार्ज एंड मिड कैप में 35% मिड कैप में रहना है, राइट। तो और फिर डेडिकेटेड मिड कैप और स्मॉल कैप में 17%। तो क्या मैं कह रहा हूं, मैंने आर्टिकल भी लिखा था इसके बारे में कि एक्चुअली फंड मैनेजर कुछ नहीं कर रहा है, ये रिटेल निवेशक बता रहे हैं कि क्या खरीदो। मैं इसको उल्टा सोच रहा था कि फंड मैनेजर पे भरोसा बढ़ रहा, नहीं रिटेल इन्वेस्टर बता रहा क्या करना है आपको, मुझे मिड कैप चाहिए, उसी पे ग्रोथ है। तो फंड मैनेजर क्या करेगा, वो मिड एंड स्मॉल कैप ही खरीदेगा। अभी रिटेल इन्वेस्टर फंड चला रहा है कि ये करो ये करो। ओके, तो ये ओवरऑल इक्विटी का स्नैपशॉट है। और अगले स्लाइड में ऑफ कोर्स एसआईपी देख लिया हमने, फिर हाइब्रिड में आते हैं। अब हाइब्रिड में मैं आर्बिट्राज को हटा देता हूं, वो स्टैंडर्ड है मेरा, बिकॉज आर्बिट्राज कॉर्पोरेट प्ले है, वो टैक्स एफिशिएंसी के लिए बैंक डिपॉजिट के खिलाफ उधर लगाते हैं, उसको छोड़ देते। तो यहाँ पर देखें तो क्या है कि देखिए हाइब्रिड में इस महीना अग्रेसिव हाइब्रिड जो फिक्सेड एलोकेशन होता है
उसमें 50% बढ़ा है, बट ओवरऑल हाइब्रिड में आपको ऑलमोस्ट 4,500 to 8,000। तो जो आप कह रहे हैं डेट की मूव, तो पहले यहाँ पर हाइब्रिड में मूव होता है। लोग इक्विटी में डालते हैं तो थोड़ा सेफ्टी चाहिए होती है, तो हाइब्रिड में जाते हैं, सीधा डेट में नहीं जाते, बिकॉज ये हाइब्रिड सब इक्विटी टैक्सेशन वाले फंड है। खाली कंजर्वेटिव हाइब्रिड जो फर्स्ट लाइन में है वो है डेट टैक्सेशन वाला। बाकी बाकी चारों कैटेगरी, एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट और इक्विटी सेविंग, ये सब इक्विटी टैक्सेशन वाले फंड्स होते हैं जनरली। एक आध बैलेंस एडवांटेज फंड डेट की टैक्सेशन भी चलाते हैं, वो फंड मैनेजर क्लियरली बता देते हैं, मगर बाकी तीनों जो है मल्टी एसेट और एग्रेसिव हाइब्रिड और इक्विटी सेविंग्स, ये सब इक्विटी टैक्सेशन देते हैं। तो नेचुरली लोग इक्विटी टैक्सेशन के साथ थोड़ा सेफ्टी चुनते हैं, तो एक सेट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स आपको सेफ्टी चुन रहे हैं। So from 4,500 crores, it has gone to 8,000 crores, the hybrid flow, right? और दूसरी बात मैं कहूं यहाँ पर कि मल्टी एसेट में फ्लैट है, यानी गोल्ड में जो दिलचस्पी थी पहले है, वो अभी थोड़ी गोल्ड की इतनी वॉलिटिलिटी हो गई है, थोड़ी सावधान। इनफैक्ट गोल्ड के ETF के फ्लोज भी आप देखें तो सिमिलर पिक्चर है उधर, कि ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। और सिल्वर का नेगेटिव रहा इस महीने का, ETF फ्लोज देखे सिल्वर का 300 करोड़ कम था। तो गोल्ड की जो वॉर के बाद जो वॉलिटिलिटी आई है उससे थोड़ी सावधान बन गए हैं लोग, तो वो भी दिख रहा है। मगर जो भी, बट फिर भी ये देखे तो अबाउट 4,000 करोड़ एडिशनल हाइब्रिड में गया है। तो इसीलिए आप अगले स्लाइड में मैंने टोटल बताया नहीं, वो पैसिव्स का भी देख लेते हैं। ये तीसरी बात है कि पैसिव, क्योंकि इंडेक्स फंड्स और ETFs वो ज्यादातर लार्ज कैप होते हैं मोस्ट ऑफ देम, बट देयर आर सम, मेरे को डेटा ब्रेकअप नहीं मिला है इन टर्म्स ऑफ मिड कैप ETF, स्मॉल कैप ETF भी आजकल है। कितना फ्लोस किधर गया पता नहीं मुझे, मगर इंडेक्स फ्लोस में कम हुआ है और ETF में ज्यादा हुआ है। यानी क्या कि दो लोग टाइमिंग करना चाह रहे हैं इंट्राडे को, वो ETF चुनते हैं, Whereas जिसको एंड ऑफ डे NAV चाहिए वो इंडेक्स चुनता है। ट्रू, राइट? तो और ये ETF इज विदाउट गोल्ड ETF, इसमें गोल्ड ETF अच्छा, नहीं है, ये विदाउट गोल्ड। सो ETF में बहुत पैसा जा रहा है। तो उसमें क्या है कि शायद अपना जो फैमिली ऑफिसेस और उनके जो कंपनीज के जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, उनको जो अनुमति दी गई है कि आप इक्विटी में डाल सकते हो, वो सब ETF में ही डालते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि HNI इंडिविजुअल्स और फैमिली ऑफिसेस भी अपना इक्विटी में पार्टिसिपेशन पिछले महीने बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस है इक्विटी मार्केट के ऊपर, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। नेट मेरे की फ्लोस की बात क्या कह रही है सर? इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन, ना बताइए। ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि, रुक जाइए एक मिनट जरा मैं वो ले आऊं। हाँ, इसमें आपने 2-3 हफ्ते पहले कहा था मल्टी कैप बढ़िया परफॉर्म करेगा, और देखिए 28% इसने ग्रोथ दिखाई मंथ ऑन मंथ। और अर्निंग हम लोग अच्छा, मिड और स्मॉल में भी काफी पैसा गया है, फ्लेक्सी कैप में बहुत पैसा गया है। अब जो Q1 की अर्निंग आएगी और Q4 की अर्निंग हमने देखी, इसको दिमाग में रखते हुए अगला कौन सा परफॉर्मेंस करेगा सर? कौन सा फंड होगा? वो लार्ज कैप हो सकता है क्या? क्योंकि लार्ज कैप बहुत पिटा है, तो लोग कहेंगे यार अब उधर चलते हैं, मिड कैप तो बहुत हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, देखिए लार्ज कैप को चलने के लिए आपको FIs की वापसी की जरूरत है ना, वो तो आ नहीं रहे। तो जब वो आएंगे तो लार्ज कैप थोड़ी परफॉर्मेंस दिखाएगी ना। बात वही है, मगर वो अर्निंग्स की अभी बहुत दूर है ना, जुलाई 10 के बाद आएगा अर्निंग्स, तो अभी इतनी दूर सोचने का नहीं है। आपके लिए मैं कहूंगा कि आप मल्टी कैप इज बेटर एंड फ्लेक्सी कैप इज बेटर, बिकॉज फंड मैनेजर अगर कुछ चेंज करना चाहता है तो वो कर सकता है, तो आप वो डिसीजन मेकिंग फंड मैनेजर के हाथ में दे दो। ओके, तो मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप को अभी भी थम्स अप है अगले आगे समय के लिए। दैट्स गुड, वेरी नाइस। नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरे मन में आया कि क्या अब उनका नंबर लगेगा। सर अगला सवाल आता है इन्फ्लेशन का। तो जो WPI का नंबर आया 8.3%, तो होल्ड करके रखा इन लोगों ने, पास ऑन नहीं किया, लेकिन कब तक होल्ड करेंगे? देखिए सरकार ने तो पास ऑन कर दिया, 3-3 रुपए बढ़ा, अभी कई बार बढ़ाने की संभावना है।
तो क्या हमें ऐसा सोचना चाहिए? इसमें मैं वो दो चीजें भी जोड़ देता हूँ कि बॉन्ड यील्ड हमारी 7.505 पे है और करेंसी हमारी 96 पे है और क्रूड $109 पे। तो क्या आने वाले महीनों में महंगाई का एक बड़ा खतरा होगा? जो आपने और एक फैक्टर है जो उसको भूल रहे हैं आप, एल नीनो। एल नीनो, यस एल नीनो, एल नीनो बिल्कुल 20 जून में एल नीनो चालू हो जाएगा। तो जरूर जो सवाल आपके मन में है, देखिए एक बात मैं कहूं, अब एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये 3 रुपए की बढ़त, ओके, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे यार अच्छी बात है यार, 50% ब्रेंट क्रूड बढ़ गया, फिर भी हमारे लिए खाली 3 रुपया बढ़ा है। एक एक प्रो बीजेपी प्रो गवर्नमेंट वो बात कर रही है। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भैया जब 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर में आपको सस्ता तेल मिला, तब वो मुनाफा कमाया, उसको इस्तेमाल करके अभी मुझ पर क्यों बोझ डाल रहे हो? जब गिरा तो मुझे प्रॉफिट नहीं, अपने बेनिफिट नहीं दिया, अब बढ़ रहा है तो 3 रुपए भी क्यों कर रहे हो आप? ये गलत। तो ये बहुत डिवाइडेड है, और जो मैं कहीं पे कुछ बोलता हूँ तो रिस्पॉन्स आता है दोनों तरफ, थप्पड़ इधर से मिलती है उधर भी मिलती है। अगर मैंने ऐसे किया तो क्या है कि ये पॉलिटिकली ये बहुत हॉट टॉपिक है, हॉट पोटेटो है, राइट? बिकॉज कहेगा कि अरे 100 रुपए में 3 रुपया, यार 3%। अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? कहेगी कोई कहेगा, बट कोई ऐसे ही कह रहा है कि अरे हम तो प्रजा है, राजा के जो बात है कि उसको जो भी करना है करो, प्रजा के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये बात तो क्या है ना, मगर मैं ये स्लाइड से ही बताना चाह रहा हूं कि भैया ये 3 रुपए पर झगड़ा छोड़िए यार। ब्रेंट क्रूड का इंक्रीज का प्राइस आपको ऑलरेडी दिख रहा है आपके गुड्स एंड कमोडिटीज में, खाली पेट्रोल के ऊपर फोकस कर रहे हो। हर एक कमोडिटी की दाम बढ़ रही है बिकॉज कैस्केडिंग इफेक्ट है, क्योंकि इंडस्ट्री को कोई राहत नहीं है ना। इंडस्ट्री तो एट द ब्रेंट क्रूड प्राइस विच इज नॉट 109, विच इज 140, इंश्योरेंस कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जोड़ना है, ये ब्रेंट क्रूड का 1 मंथ फॉरवर्ड है। जो 109 बता रहे हैं वो 1 मंथ फॉरवर्ड है भैया। स्पॉट प्राइसेस आर इवन हायर। सो और वो इम्पैक्ट ऑलरेडी पब्लिक को आ रहा है होलसेल में, मगर सीपीआई में उतना नहीं दिखता है बिकॉज बास्केट गड़बड़ है, सब्जी दिखती है उसमें खाली। ठीक है सर टमाटर 80 रुपए किलो हो गया मेरे घर के पास, मैंने अभी आज सुबह ही चेक किया। तो क्या है कि आपका जो सवाल है, जो डेटा तो इधर है, सवाल के पास जाएंगे एक बार। क्या सवाल लिखा था आपने उधर? हाँ मैं पहले सवाल के पास चलता हूँ। यस, सवाल ये, given fuel prices have begun to rise, is a major oil shock imminent और WPI has also hit 8.3, right? तो मैं इसके ऊपर बात करूंगा। देखिए ऑयल शॉक ऑलरेडी है, इमिनेंट नहीं है। खाली रिटेल पेट्रोल की प्राइस में 3 रुपए बढ़त क्या है, बाकी सबकी जो आपके कमोडिटीज है, अपनी कंपनीज की कॉस्ट बढ़ी है और वो तो पास ऑन कर रहे हैं, वो WPI में दिख रहा है आपको, राइट? तो ऑलरेडी द इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुकी है। और बॉन्ड यील्ड की बात कही, बॉन्ड यील्ड इज रिफ्लेक्टिंग द रियलिटी कि ऑलरेडी आरबीआई रेट हाइक करे ना करे, सिस्टम में रेट हाइक हो चुका है। करेक्ट, क्योंकि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, क्रेडिट 13-14% पे बढ़ रही है, डिपॉजिट 10% पे बढ़ रही है। सो व्हेन क्रेडिट डिमांड इज हायर देन डिपॉजिट, तो ऑटोमेटिकली जो भी रेट बैंक कहेंगे उस पे उनको बोरो करना ही पड़ेगा। सो मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाइक का भी कैस्केडिंग इम्पैक्ट आएगा, ऑयल प्राइस इनपुट कॉस्ट का भी कैस्केडिंग इम्पैक्ट आएगा, और ऑयल एंड गैस प्राइसेस का इम्पैक्ट फूड में भी आएगा। बिकॉज इंपोर्टेड फर्टिलाइजर के ऊपर क्यों मोदी जी ने बात किया? बिकॉज फर्टिलाइजर इज गैस प्राइस। सो आपको फूड के दाम में भी, एल नीनो को छोड़िए, फूड एग्रीकल्चर के इनपुट कॉस्ट बढ़ गए, तो एमएसपी को बढ़ाना होगा गवर्नमेंट को। बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी वो पॉलिटिकल डिसीजन बढ़ाया सर, अभी 2-3 कमोडिटीज के परसों ही बढ़ा दिए हैं एमएसपी। बढ़ा दिए क्या? हाँ, तो डेफिनेटली एक हाई इन्फ्लेशन, बढ़ती हुई इन्फ्लेशन की स्थिति में है हम,
नो डाउट अबाउट इट। और मॉनसून की खबरें भी उतनी अच्छी नहीं है अब तक, राइट, इट्स लुकिंग लाइक इट इज अंडर लॉन्ग टर्म एवरेज। तो डेफिनेटली इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स होंगे मार्केट में, तो आरबीआई का रेट कट का सवाल ही नहीं उठता है। हाइक, मगर रेट हाइक होगा मुझे डाउट है, बिकॉज करके क्या फायदा, किस चीज का इन्फ्लेशन आप गिरवा सकते हो वह रेट हाइक। डिमांड साइड का है नहीं है भैया ये प्रॉब्लम, ये सप्लाई साइड की प्रॉब्लम है। तो रेट हाइक से क्या है कि अगर डिमांड इस समर में, अगर समझिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है, अगर डिमांड तेज, तो आरबीआई रेट हाइक करेगा, बिकॉज ही कैन नॉट एड डिमांड इन्फ्लेशन टू सप्लाई इन्फ्लेशन। तो डिमांड साइड इन्फ्लेशन को कूल करना है तो रेट हाइक करेंगे, मगर वो इस समर के जाने के बाद ही हमें पता लगेगा कि कैसी है डिमांड, पब्लिक के मन में डिमांड कैसी है। अगर कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ रही है तो फिर आपको आरबीआई सोचेगी कि भैया एज इट इज मेरे सप्लाई साइड में प्रेशर है इन्फ्लेशन के ऊपर, अभी डिमांड का भी इन्फ्लेशन आके इन्फ्लेशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल न जाए तो ही मे हैव टू हाइक रेट्स। बट उस डिसीजन मेरे ख्याल में जून में नहीं लेंगे, क्योंकि जून में फुल डेटा नहीं आएगा, तो जून के बाद वाले जो पॉलिसी आती है शायद उसमें सोचेंगे मेरे ख्याल में, बिकॉज अभी एक ही महीना बचा है जून की पॉलिसी के लिए। जून के लिए आने लगे। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ, जैसे क्रूड प्राइसेस बढ़े 3-3 रुपए, क्रूड प्राइसेस बहुत बढ़े तो इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, इसलिए बढ़ाए कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल की डिमांड नहीं बढ़ी, इनपुट कॉस्ट बढ़ी, इसलिए आपने प्राइस पास ऑन किया 3-3 रुपए। लाइकवाइज लिक्विडिटी सिस्टम में ओएमओ के थ्रू 6-6 लाख करोड़ रुपए जो डाले आरबीआई ने, तो आपने सप्लाई इंक्रीज करके कॉस्ट ऑफ फंड को और ज्यादा कंज्यूम करा के बढ़ा दिया है, इसलिए आपको रेट हाइक शायद करना पड़ सकता है, नॉट इन जून, आगे वाली पॉलिसी में। हाँ नहीं देखते हैं ना, सी जब तक अगर वॉर खत्म हो गया ना तो आउटलुक ही बदलेगी ना। यस यस, वो भी है, तो इसलिए मेरा क्या है ना, इसमें सब फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा बोलना अभी बहुत डेंजरस है, बिकॉज एक दिन में वॉर खत्म हो गया तो यही लोग बोलेंगे अरे नीरज भाई आपने ये कहा था, देखो क्या हो गया। अरे हमें क्या पता कि वॉर खत्म, जिस दिन वॉर खत्म होगी पूरी चीज पलटेगी ना। तो इसीलिए कोई भी प्रेडिक्शन करना आज नो वेरी वेरी मुश्किल। तो हम जस्ट असलियत करंट को डिस्कस करते हैं, और हम इसमें भी नहीं आते कि ये 3 रुपया जस्टिफाइड है नहीं है, कोई ये पॉलिटिकल डिसीजन है, इट हैज नथिंग टू डू विद द कॉस्ट। अरे देखो भैया हर महीने 30,000 करोड़ पर मंथ ओएमसीज का नुकसान हो रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी कट किया था पहले, गवर्नमेंट को 14,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। यस, तो 44,000 करोड़ पर मंथ नुकसान हो रहा है सिस्टम में, क्योंकि पीएसयू भी गवर्नमेंट की है। तो उसके हिसाब से उन्होंने 3 रुपए गया, वो ना उसको कुछ कवर ही नहीं करेगा। तो ये प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन है, और उस लॉस का तो देखिए कुछ और तरीका निकालकर ऑयल बॉन्ड्स जो पहले इशू किया गया था कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट में, राइट, उस तरह की कुछ और इनोवेटिव डिसीजन मेकिंग करके उसको हल करके, देयर इज नो वे द गवर्नमेंट कोई भी पोजीशन में है कि इतना मैं इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया तो इधर भी बढ़ाऊंगा, नहीं। इनफैक्ट मैंने बहुत अच्छा एक इंटरव्यू देखा था, किसी ने रिकमेंड किया, बहुत अच्छा रिकमेंडेशन, मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि तीनों ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज को प्राइवेटाइज कर दो, माने प्राइवेटाइज नहीं, सॉरी, वापस गवर्नमेंट दे दो। आप वापस गवर्नमेंट, स्टॉक मार्केट की एक्सपेक्टेशन कंपनी से अलग है, मगर ये जेन्युइनली आप क्या उसको कमर्शियली चला पाओगे? अरे पेट्रोल एंड डीजल इस हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है यार। तो ये 5% आपको उसको पब्लिक को देकर अननेसेसरी स्टॉक मार्केट अर्निंग्स इसमें आके ये क्यों पूरा गवर्नमेंट कंपनी करा दो ना, खरीद लो बाकस, उसको वापस प्राइवेट लिमिटेड कर दो पब्लिक लिमिटेड से, लेट इट बी ए गवर्नमेंट कंपनी, पीएसयू डिपार्टमेंट है, उसकी तरह चलाकर जो भी करना है डिसीजन ले लो। तो ये सजेशन किया था किसी ने, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा है यार, गुड सजेशन, बिकॉज अननेसेसरली ये स्टॉक मार्केट में मैं एनर्जी सेक्टर में डालूं, ओएमसी में डालूं, नहीं डालूं ये सर इसमें एक दिक्कत है, देखिए प्योर गवर्नमेंट अगर बन जाएगी कंपनी, मान लो तीनों एजेंसीज को उन्होंने कर दिया कि सरकारी जो भी 50% स्टेक मार्केट में उसको बाईबैक कर लेते हैं,
और जिस तरह से सरकार के बाकी विभाग चलते हैं तो और दिक्कत होगी मुझे तो लगता है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं कि इस पे गवर्नमेंट अपना दखल खत्म करे। अभी ये कॉर्पोरेशंस हैं, लेकिन इसमें 51% गवर्नमेंट की है, तो मंत्री जी तय करते हैं प्राइस। ऑलरेडी ये नियम है कि रोज सुबह आपके प्राइस चेंज होने चाहिए, लेकिन होते नहीं है, 4 साल से नहीं हुए। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इनको प्राइवेटली चलने दीजिए, लेट कंपनी मैनेज, तो वो फिर सस्ता भी सस्ता देगा ना सर। देखिए देखिए, आप एक कैपिटलिस्ट की तरह बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं हाँ कहूंगा कि इंडिया अभी भी वेलफेयर इकोनॉमी है। पेट्रोल हाँ और डीजल के दाम देखिए, गवर्नमेंट वेदर प्राइवेटाइज करे, मार्केट फ्री प्राइसिंग, ये सब बताया था, मगर हाँ। एंड ऑफ द डे पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है कि पेट्रोल और डीजल के दाम गवर्नमेंट ही फिक्स करती है। जितना भी आप रेगुलेटरी ये को और उस चीज को आप हटा नहीं सकते। कुछ देखिए ना, कितना हलचल, 3 रुपए के बढ़त पे कितना हलचल हो रहा है देश में। टीवी चैनल पे खच यही बात चल रही है। तो मैं कहता हूं कि इंडिया जैसे एक वेलफेयर इकोनॉमी है, हम प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने में हमको लगेंगे, विकसित भारत जब होता है तब होगा, राइट। वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी लाइक दैट। पेट्रोल एंड डीजल को कंट्रोल में रख के वी कैन नॉट, वी हैव टू। एक और आइडिया, एक आइडिया मेरा नहीं है वो मैंने एक शो किया अभी, परसों कल ही किया था। आईएसबी हैदराबाद के प्रोफेसर हैं प्रसन्न तंत्री जी, मैंने उनके साथ एक शो किया और मैंने उनसे पूछा कि क्या उपाय हो सकता है पेट्रोल डीजल के दाम ना बढ़े, कैसे हो। तो उन्होंने एक आइडिया ये दिया कि सरकार जो हर साल 12-13-14 लाख करोड़ का कैपेक्स कर रही है, 1 साल के लिए आप उस कैपेक्स में से 2-3 लाख करोड़ निकालिए, और जो उधर आप टैक्स वसूल रहे हैं पेट्रोल डीजल में अभी भी है, उसको जीरो करो, और ये 3 लाख करोड़ उधर एडजस्ट करो, तो ना उसके दाम भी नहीं बढ़ेंगे और आपका काम भी चलेगा। वो तो ये कह रहे हैं कि आप हर साल 15 लाख 12 लाख करोड़ कैपेक्स क्यों कर रहे हैं, 3 लाख कम कर दीजिए इस साल के लिए, 9 लाख करिए, 8 लाख करिए, और वो पैसा वहां एडजस्ट कर दीजिए, तो आपके दाम बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे क्रूड ऑयल पेट्रोल डीजल के, और चलेगा। मैं एक बात बताऊं आपको, हाँ, जो वो कह रहे हैं ना, वो ऑलरेडी हो रहा है। हो रहा है सर। अरे इस साल का फिस्कल डेफिसिट कैसे मैनेज करेंगे नीरज जी, 2 मिनट सोचिए। तो ऑलरेडी मैं कह रहा हूं कि इस साल की कैपेक्स की बजट में वो खर्चा नहीं करेंगे, वो 3 लाख करोड़, इसलिए खाली 3 रुपए बढ़ाए उन्होंने भैया। ये तो ऑलरेडी उनके मन में है, नहीं तो दे हैव टू जंप फ्रॉम अ रॉक एंड हार्ड प्लेस, कहते ना। क्योंकि ये जो खाली 3 रुपए बढ़ाया है, इसके कारण फिस्कल डेफिसिट कहीं पे कहीं जाएगी ना। यू कैन नॉट अफोर्ड इट, बिकॉज देखिए, आप कह रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, अब लास्ट ईयर के आंकड़े उठाकर देखिए कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी से कितना डिविडेंड मिला गवर्नमेंट को। इस साल वो जीरो होगा, नुकसान कर रहे हैं तो डिविडेंड कहां से है। तो ऑलरेडी उनकी फिस्कल डेफिसिट में वो इनकम घट गई। इस साल की प्रोजेक्शन में एक डिविडेंड का नंबर डाला होगा, गया फुस। उसके अलावा आपको करेंसी के कारण, इसलिए जो मैं कह रहा हूं, ऑलरेडी इस साल देखिए जो भी 12 करोड़ का कैपेक्स है वो नहीं होने वाला है, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट विल गो बियॉन्ड 5%। वो जो आईएसपी प्रोफेसर कह रहे हैं कि करना है, वो करने की सोच रहे हैं, इसीलिए वो खाली 3 रुपए बढ़ाया उन्होंने। ये भी पॉइंट है, हो सकता है अंदर अंदर यही सब चल रहा हो। ये बात सही आपकी हो सकता है, क्योंकि ऐसी नहीं है सर। देखिए अभी भी सरकार ना, जैसे हम लोग मुंबई में जो जहां बेस्ट की सप्लाई है बिजली की, सर कितनी महंगी है, सस्ती नहीं कर रहे वो। आपका 1 महीने का बिल 6-7 हजार आ जाएगा अगर आपने एसी चला लिए तो। आप चेन्नई को शिफ्ट करो, विजय चीफ मिनिस्टर विजय ने 200 यूनिट फ्री कर दिया सबके लिए। चेन्नई में शिफ्ट करते हैं 200 यूनिट फ्री मिलेगी। राइट। बात है कि अब इस साल देखिए वॉर का इम्पैक्ट है, जरूर मुश्किल है, और डेफिनेटली कैपेक्स एक सॉफ्ट टारगेट है जिसको वो कटवाएंगे, बिकॉज किसी के ऊपर वो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जो सालों के बाद काम करता है, तो उसको थोड़ा धीमी करेंगे, बिकॉज चॉइस नहीं है, एक बैलेंस शीट को मैनेज करना है। मगर मेरा क्या सिंपल चीज है, बताइए, मैं बताऊं कि जितना भी ये आंकड़े बता रहे हैं 40,000 करोड़ की नुकसान ऑयल, ये 3 रुपए करने की जरूरत क्या थी भैया। 3 रुपए से क्या होने वाला है, आपको खाली बदनामी आ रही है और उससे कुछ फायदा भी नहीं होगा, फिस्कल डेफिसिट में कुछ भी नहीं बनेगा। आप ये 3 नहीं करते, चुप बैठते और बोलो कि हमने अच्छा किया, देखो पब्लिसिटी कीजिए आप।
अरे देखो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस इतना बड़ा, फिर भी हमारे देश में आज हिंदू पेपर में आया है कि बाकी के देश में 80% फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं रिटेल में, और हमारा जीरो। तो ये 3 रुपए करने की क्या जरूरत थी? ये ना घर का, ना कहते ना, इट्स नॉट नो यूज। करते तो बढ़िया करो और कहो कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है भुगत लो, और तो नहीं करो। ये 3 रुपए ना इधर का ना उधर का यार, ये वेस्ट। सर अभी तो और बढ़ाएंगे, और अभी बढ़ा नहीं 3। सकते। ये 3 रुपए पे इतना बैकलैश हो रहा है, तो बिल्कुल वो अभी सोचेंगे कैपेक्स और कितना कट सकता है। तो वो प्रोफेसर या आपकी बात या फिर कोई सही हो पेट्रोल जाएगी। सेस की तरह एक टैक्स डालेंगे, या फिर वो टैक्स डालेंगे वो। और मेरे ख्याल में देखिए, डेटा कहता है कि एज पर दिस ईयर बैलेंस शीट उनको हाइक करना चाहिए, मगर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट उनके पास लीवर्स है, जैसे कैपेक्स को कट करना, जो इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है, स्टॉक मार्केट के लिए वो अच्छी नहीं है, बिकॉज फ्यूचर उसका स्पिन ओवर इफेक्ट सब बताया। इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म मूव where you're sacrificing long term for short term, right? So as an economist, as a proper thing, मैं recommend नहीं करूंगा, मगर because we are a welfare state, because that, and so मैं कहता हूं कि it's okay। जैसे कोविड के टाइम में हमने फिजिकल डेफिसिट को स्लिपेज सभी रेटिंग एजेंसी ने माना होके कर दिया, तो 7% तक गई ना फिजिकल डेफिसिट, 6.8% कोविड के साल में, राइट? वैसा इस चीज को दिखाकर आप फिजिकल डेफिसिट को बढ़ा दीजिए। ये एक रोड वो है, लेट फिजिकल डेफिसिट गो टू 5.5, एक वन टाइम एफर्ट से कि ऑयल वॉर था इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए थे, एंड रेटिंग एजेंसी विल अंडरस्टैंड। आई फील दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज आप कैपेक्स को कट कराओ, पब्लिक को प्रोटेक्ट करो, राइट? तीसरा ऑप्शन है ये सीरीज ऑफ रेट हाइक्स करना, मगर मेरा क्या है कि इट इज, सी व्हाट इज द पॉइंट इफ यू टेक दैट, द गवर्नमेंट का फिनेंशियल समझने के लिए आम जनता के पास उतना नॉलेज नहीं है, उतना इंटेलेक्ट नहीं है, उनका ये पता नहीं है। उनको पता है हमारे घर के बजट हम कैसे चलाते हैं यार, राइट? दैट्स दे आर कंसर्न्ड अबाउट दैट, राइट? तो एज अ वेलफेयर गवर्नमेंट, राइट, मेरा मानना है कि इतने महीने तक आपने झेल लिया इसको इलेक्शन के कारण, समझिए, और झेल कि 3 रुपए करने की जरूरत ही क्या थी? ये मेरी क्या है कि बिकॉज इट इज फार मोर नेगेटिव फ्रॉम अ पब्लिक परसेप्शन, ये वो, देन एनी अदर रेवेन्यू इनकम टू द गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर ने भाषण दिया कि आप कम करो, वो तो ठीक है, वो एक जनरल की देश के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है, ये आप मदद कीजिए, अपील किया, दैट्स फैंटास्टिक। पर उसके बाद बट गोल्ड के ऊपर जो हाइक किया वो ठीक है भैया, बिकॉज गोल्ड इज एन अनप्रोडक्टिव एसेट। तो गोल्ड के ऊपर जो उन्होंने टैक्स लगा दिया है 6 से 15%, मैं सहमत हूं उससे, बिकॉज गोल्ड इज अनप्रोडक्टिव एसेट। इट इज देश की इकोनॉमी के लिए कुछ चलता नहीं। हाँ, कुछ ज्वेलर के काम, कुछ कारीगर के काम में कोई इम्पैक्ट होगा, बट मेरा प्रॉब्लम क्या है कि गोल्ड का प्रॉब्लम है कि वो करेंसी को और वीकेंड कर रहा है, जो ऑयल की प्रॉब्लम को और भी मुश्किल करा रही है, करेक्ट? तो गोल्ड के ऊपर एक्शन लिए गए थे, वो मैं सहमत हूं, बिकॉज इट इज अल्टीमेटली नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी ग्रोथ। बट सर खरीदा तो सब आरबीआई वालों ने, ज्यादा तो उन्होंने खरीदा था, पब्लिक ने तो कम आरबीआई की खरीदारी हमारी करेंसी को स्टेबिलिटी दिखाने के लिए, और जरूरत पड़े तो मुझे प्लेज करने के लिए गोल्ड चाहिए। जो आज 15 से 16% हमारे जो $100 बिलियन है हमारी गोल्ड का वैल्यू, $700 बिलियन की रिजर्व में $100 बिलियन गोल्ड का वैल्यू है, और वो सिस्टमैटिकली बढ़ता आ रहा है, बट दैट इज फॉर अ डिफरेंट रीजन। क्योंकि आज यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस को कम करा के सभी देश अपने रिजर्व्स में गोल्ड बढ़ा रहे हैं, हम उसमें पीछे नहीं रह सकते। बट इसमें से मेरा एक पॉइंट है, गोल्ड में इन्होंने किया है, अच्छी बात है, करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया है ना कि गोल्ड बिल्कुल मत खरीदना, 1 साल मत खरीदना, ये इसका कोई यूज नहीं है, वो बैड पब्लिसिटी हुआ है सर। पहले ही दिन उसके बाद 20% सेल बढ़ी एक ही दिन में, और हिस्ट्री बताती है कि जब जब 3 बार ऐसा किया गया है, 67, 7 और 13 में, गोल्ड और ज्यादा लोगों ने खरीदा है। उनको डर लग रहा है यार कुछ गड़बड़ होने वाला, चलो गोल्ड ही खरीद लेते हैं। सो इसको गलत तरीके से उन्होंने पेश किया। इनको बिना कुछ बोले हुए सीधे ड्यूटी बढ़ानी चाहिए थी।
लेकिन पब्लिक में ये बोल रहे हैं कि गोल्ड में खरीदना है 1 साल तक, तो लोग और खरीद रहे हैं डर के मारे कि पता नहीं क्या होने वाला, चलो गोल्ड ही खरीद लेते हैं। नहीं, वो तो करेक्ट गोल्ड में करेक्ट है। इसमें क्या है कि अगर गोल्ड की खरीदारी बढ़ती है तो गवर्नमेंट की इनकम भी बढ़ेगी ना, वो अच्छा है ना। That is, it will compensate the fiscal deficit to some extent. टू सम एक्सटेंट ना, स्मगलिंग वगैरह भी बढ़ जाएगी सर। कम नहीं बढ़ जाएगी, पर नहीं, गोल्ड का इशू अलग है। मैं क्या कह रहा हूँ कि बिल्कुल मेरे मन में अगर उनको करना था तो ये 3 रुपए नहीं करना था, नहीं करते। या तो 10 रुपए करते हो, बदनामी सहते हो तो कम से कम कुछ तो होता, या 0 करते। करेक्ट, वही मैं कह रहा हूँ, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। अननेसेसरली आपने एक डिस्कोर्स चालू किया, एक ये किया, ये वो, यू नो, इट इज politically, because everybody is not giving you the income also to do anything with it, na. So I would say ये politically it was not a correct decision. ये 3 रुपए नहीं करना चाहिए था। और बाकी जैसे उपाय है कि जाओ IMF और या सॉरी रेटिंग एजेंसी से जाओ कि कहो कि देखिए भैया ये ऑयल का दाम तो बड़ा है, आई डोंट वांट टू पास इट ऑन टू द पब्लिक, मुझे यू नो फिस्कल डेफिसिट इस साल थोड़ा स्लिपेज दे दो, अगले साल में सेपरेट कर दो। Right. That is the best way to do it, because then capex भी आप घटा नहीं रहे हो, उनको कहो कि देखो खर्चा कर रहा हूँ मैं, capex पे कर रहा हूँ, राइट। या फिर capex को घटाओगे फिर भी रेटिंग एजेंसी थोड़ा खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं यार हम तुम्हारे फिस्कल डेफिसिट को माफ कर रहे हैं बिकॉज आप capex में खर्चा कर रहे हो, अब capex को भी कटवा दिया तो आपकी फिस्कल डेफिसिट सस्टेनेबल नहीं है, तो ये भी हो सकता है। तो आई मीन इट्स अ वेरी बैलेंसिंग एक्ट, बट अल्टीमेटली जस्ट टू से दैट इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जरूर होगा इकोनॉमी में। ये 3 रुपए पेट्रोल प्राइस के कारण होगा या नहीं होगा ये बात अलग है, बट ऑलरेडी आपको इंपोर्टेड क्रूड का टू द इंडस्ट्रियल यूज में बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट्स भी एक राइजिंग ट्रेंड में ही है, तो आरबीआई की रेट कट भी अभी तक मुश्किल लग रही है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर रीजनेबली टफ टाइम in terms of inflation and others until the war ends. Correct. That the final thing. और कुछ भी प्रेडिक्शन या कुछ करना मुश्किल इसलिए है कि वॉर के बारे में पता ही नहीं है कि जिस दिन ट्रम्प उठेंगे अरे बस हो गया ये ईरान की बात, विक्ट्री डिक्लेयर करो, खत्म करो, who knows, अनप्रेडिक्टेबल इतना है वो, तो वो भी हो सकता है। यस, अरे एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इससे प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है यहां से लेकर के कम से कम जुलाई 20 तक मार्केट में किसी भी समय बहुत बड़ी रैली हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर 20 जुलाई तक जब भी वॉर बंद हुआ, मान लीजिए बंद हो गया, लंबा समय है, तो आदमी कहेगा आगे के देखो ना, जो पीछे हो गया तो छोड़ो, तो कितने भी खराब रिजल्ट हो तेजी हो जाएगी, और ये सिचुएशन यहां से 20 जुलाई तक बनी रहेगी। मार्केट में कॉल लेने का मुश्किल नहीं। मैं कहता हूँ ना, अब इस अर्निंग्स सीजन के बेसिस पे उन्होंने फॉरवर्ड अर्निंग्स को गणित कर लिया, करेक्ट। अब वॉर समझिए जुलाई 10 के पहले खत्म होता है, हाँ, तो इस अर्निंग्स के बेसिस पे वो फॉरवर्ड अर्निंग्स को और भी बढ़ा देंगे, और Q1 का अर्निंग आके आपको डिसअपॉइंट करेगा। मैं तो 30 जून को भी वॉर खत्म हो गया तो खत्म, अब मेरे को रिजल्ट क्यों देखना है, अब तो मैं आगे देखूंगा, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर। तो मार्केट में तेजी के लिए, शॉर्ट कवरिंग के लिए बहुत लंबा पीरियड है, 10-20 जुलाई तक, कि जब तक अर्निंग खत्म ना हो जाए तब तक वो माहौल बना रहेगा। तो एनीवे, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। तो बहुत ही बढ़िया था। हम लोगों ने प्रेडिक्शन तो सचमुच करना इसमें बड़ा मुश्किल है, अभी जो हो रहा है वो बता रहा हूँ, आगे क्या होगा पता नहीं, क्योंकि वॉर कब खत्म होगा ये भी नहीं पता हमें। तो देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अगर बढ़ाने ही थे तो 10 रुपए 15 रुपए बढ़ा लेते, एक बार में सुन लेते। अब वो 3 रुपए बढ़ा दिया, बैकलैश भी हो गया और फायदा भी कुछ नहीं हुआ, आया पिया कुछ नहीं। एनीवे सर, थैंक यू सो मच। हम लोग अगले हफ्ते फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये शो सुनील सर के चैनल पे भी आपको देखने को